ज़ांज़िबार के स्टोन टाउन से द्वीप के बाहरी ग्रामीण प्रदेशों की ओर, विशेषकर उत्तरी भाग की ओर की यात्रा पर हूं मैं अभी। दोपहर का समय, झुलसने जैसी गर्मी। एम्प्टोनी पैलेस रूइंस नामक पुराने महल के खंडहर के समीप पहुंचा हूं। उसके आगे कार रोकने पर नीचे उतरा। विशाल किले जैसी मिट्टी की निर्मिति, आदिम स्थिति में अपने प्राचीन रूप के साथ अभी भी अस्तित्व में है। वह नारियल के पत्ते के छप्पर वाले मंडप के नीचे एम्प्टोनी पैलेस रूइंस का बोर्ड है। यह यहाँ का पुराना राजमहल था। सईद बिन सुल्तान के जमाने में ज़ांज़िबार की सबसे बड़ी निर्मिति। 1840 के दशक में हुआ था इसका निर्माण। मूंगे की चट्टानें, चूने आदि सब मिलाकर बनाया गया महल आदिम क्षीण अवस्था में है अभी। किसी के द्वारा संरक्षित किए बिना धूप और बारिश की मार सहते हुए खड़ा है। प्रगतिशील इतिहास के साथ का महल है यह। ज़ांज़िबार और ओमान के राजकुमारी सैयदा सलमी का जन्म इसी महल में हुआ था। बेइट एल एम्प्टोनी है इस महल का अरबी नाम। इसका अर्थ है नदी के किनारे का महल। 17वीं शताब्दी से ओमान सल्तनत का भाग था ज़ांज़िबार। 1840 में ओमान के वर्तमान सुल्तान ने अपने साम्राज्य की राजधानी को मस्कट से बदलकर ज़ांज़िबार कर दी। उस समय सुल्तान और उनके बेगमों के रहने के लिए बनाया गया महल था यह। इस महल और इससे अनुबंधित अन्य इमारतों में 1000 से अधिक लोग रहते थे। एक मुख्य हॉल और इसके चारों ओर कमरे वाली शैली में इस महल का निर्माण हुआ है। अनेकों घटनाओं से भरी हुई एक प्रेम कहानी के बारे में भी बताना है इस महल को। यहाँ जन्मी राजकुमारी सलमी ने जब जवानी में कदम रखा तब स्टोन टाउन के जर्मन व्यापारी टुडोल्फ एनरिच ब्रूटे के साथ प्यार के बंधन में बंध गई। गर्भवती होने पर राजकुमारी ने अपने पिता के क्रोध से डरकर पहले फ्रांस और फिर वहां से अपने प्रेमी के देश जर्मनी की ओर पलायन कर गई। वो बाद में ईसाई धर्म स्वीकार करके एमिली ब्रूटे के नाम से जानी जाने लगी। आंशिक रूप से कुछ छतों पर नारियल के पत्ते के छप्पर डाल रखे हैं। इसी तरीके से पूरे महल में पहले इन्हीं पत्तों के छप्पर डाले जाते थे। सुल्तान के जमाने में गरु के साथ सिर ताने खड़े महल 1880 के दशक में त्याग दिए गए। उसका कारण यही था कि सुल्तान के परिवार ने अपना आवास स्थल एक अन्य जगह बदल दिए थे। उस दिन शुरू हुए एम्प्टोनी महल का नाश आज भी जारी है। मैं महल से बाहर निकला। महल का आंगन समुद्र तट है। वहां से फिर हम अबू की कार में यात्रा जारी रखे हुए हैं। ज़ांज़िबार द्वीप के उत्तर की ओर कार भाग रही है। मालाबी रोड नाम से यह सड़क जानी जाती है। आधुनिक काल के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स सड़क के किनारे। उसके बाद ज़ांज़िबार के पुराने अमीरों के समुद्र तटीय बंगले। यह मकान व्हाइट हाउस नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई सारी इमारतों को अभी भी संरक्षित करके अस्तित्व में रखे हुए हैं। बुबुबू नामक एक इलाके में पहुंचे हैं हम अभी। लघु उद्योगों का एक शहर है बुबुबू। यह यहाँ का एक विद्यालय है। यूनिफॉर्म पहने हुए विद्यार्थी विद्यालय के सामने। ज़ांज़िबार की क्रांतिकारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र को बहुत महत्व देती है। 1964 के बाद से यहां प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। करीब करीब सभी विद्यालयों में 2 शिफ्ट में क्लासें चलती हैं। दोपहर के समय यहां से होकर जाने पर विद्यालय जाने वाले और बाद में वापस आने पर घर लौटने वाले विद्यार्थियों को सड़क के किनारे देख सकते हैं। ज़ांज़िबार के बाहरी ग्रामीण इलाके से होकर की जाने वाली ये यात्रा 25 वर्ष पहले के भारत के गांव और छोटे शहरों की याद दिला रही है। छोटे छोटे बाजार,
टिन और नारियल के पत्ते के छप्पर वाले मकान। मुख्य सड़क से कार बाईं ओर मुड़ी। मंगवा पानी नामक प्रदेश की ओर जा रहे हैं। अब मंगवा पानी एक विरासतीय अवशिष्टों वाला इलाका है, ज़ांज़िबार के गुलामों के व्यापार के स्पंदन से भरपूर इलाका। उस ओर की यात्रा में सड़क के किनारे के नज़ारे केरल के समुद्र तटीय इलाके की याद दिलाने वाले हैं। नारियल के पेड़ और केले के झाड़ों से भरी खेतीहर जमीन, रेती की अधिक मात्रा वाली मिट्टी। नारियल के पेड़ के पत्तों के छप्पर वाले मकानों में भी हैं एक केरलीय स्पर्श। यहाँ के बेहतर मकान टिन के छप्पर वाले होते हैं, बाकी सारे नारियल के पेड़ के पत्तों के छप्पर वाले। आम, कटहल आदि हमारे देश में पाए जाने वाले पेड़ भी हैं यहाँ। फुजोनी नामक इलाका है यह। वह है फुजोनी का प्राथमिक विद्यालय। गरीबों के घर के सामने भी शानदार कार खड़ी हैं। विभिन्न देशों से सेकेंड हैंड कार ज़ांज़िबार के लिए आयात किए जाते हैं। ज़ांज़िबार के बाहरी ग्रामीण इलाकों के लोगों के जीवन दरिद्रता से भरी है। व्यापार के लिए आए भारतीय और अरबी ज़ांज़िबार के प्रमुख नगरों में ही बसे हैं, लेकिन करीब 1000 वर्षों से इस द्वीप की आदिवासी जनता बाहरी ग्रामीण प्रदेशों में छोटी मोटी खेती करती हुई जीवन यापन कर रही है। अभी ज़ांज़िबार की जनता में अधिकांश लोग 1000 ईस्वी के करीब अफ्रीका के प्रधान भूभाग से आए साहिली, बांटू आदि आदिवासी हैं। अरबी और भारतीय वंश के लोग अभी बहुत कम हैं। अफ्रीका के प्रधान भूभाग से यहाँ आए आदिवासियों को उनकी अपनी पारंपरिक सामूहिक जीवन शैली नष्ट हो चुकी है। जब वो लोग वहाँ थे तब पास पास की झोंपड़ियों में विभिन्न परिवार के लोग एक साथ रहते थे, लेकिन यहाँ छोटे भूभाग पर छोटे मकानों में अपने अपने अलग परिवार में रह रहे हैं। अभी हमारी यात्रा मुख्य मार्ग को छोड़कर मिट्टी की कच्ची सड़क से हो गई है। ये सब अलग अलग ऐतिहासिक स्मारकों की ओर जाने वाली राहें हैं। गाड़ियों के चलते रहने से कच्ची सड़क के बीच में बने उभार से कार के नीचे का हिस्सा बीच बीच में टकरा रहा है। कुछ दूर और जाने पर किनारों के पेड़ों पर लिपटे हुए बेलों से भरी मिट्टी की सड़क हो गई है रास्ता। मंगवा पानी की एक मूंगा गुफा की ओर जा रहे हैं हम। ज़ांज़िबार के गुलामों के व्यापार से संबंध रखने वाला गुफा है वह। विशाल खेतीहर जमीन, उसे नारियल का बागान बना रखा है। वो दूर एक बस और उसके नजदीक कुछ लोग भी दिख रहे हैं। हम लोग भी उसी ओर जा रहे हैं। विशाल मैदान जैसा एक भूभाग, बच्चों को लाई हुई स्कूल बस और पर्यटकों को लाई हुई मिनी बस सड़क के किनारे खड़ी हैं। कार रोककर मैं भी उतरा। यहाँ एक बड़ी पट्टिका लगी है, उस पर कोरल कावन मंगापानी की कहानी को वर्णित कर रखा है। ड्राइवर अबू ने वहां से मेरे लिए एक स्थानीय निवासी गाइड का प्रबंध किया। वही बंदा 2 टॉर्चों के साथ आगे जा रहा है। गाइड का नाम अब्दू है। मेहनताने के रूप में एक छोटी रकम इसे देनी होगी। अब्दू के पीछे चलते हुए मेरी चिंता यह है कि यहाँ तो देखने लायक कुछ भी नहीं है। कुछ दूर चलने पर कुएं जैसी एक निर्मिति के पास पहुंचे हम। एक गुफा का दरवाजा है वह। सीढ़ियां उतरकर वहां नीचे पहुंचे जा सकते हैं। यह है यहाँ का कोरल कावन। अंधेरा भरी बड़ी गुफाओं को ही कावन कहा जाता है। अब्दू मेरे आगे उतर चला। वह बंदा हर दिन कई बार इस गुफा के अंदर उतरता होगा। मैं पहले इस शंका में खड़ा रहा कि उतरना है या नहीं। फिर इस सोच के साथ कि यह तो बच्चों तक के उतरने वाली गुफा है, तो मैं भी नीचे उतरने लगा। ऊपर की तरफ अच्छी सीढ़ियां बनाकर बगल में जंगला लगा रखा है, तो भी नीचे प्राकृतिक रीति में ही गुफा का अस्तित्व है। गुफा के एक पर्यटन स्थल बन जाने के बाद ही ये सीढ़ियां बनाई गई हैं। इतिहास कहता है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में एक गुलाम बालक ने इस गुफा की खोज की थी।
अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढते हुए इस गुफा में गिरी पड़ी उसके रोने की आवाज सुनकर नीचे उतरा तो ये अति विशाल परिसर उसकी नजर में पड़ी। यह मिट्टी नहीं है, मूंगा चट्टान है। गुफा के अंदर एक गाइड विद्यार्थियों को कुछ समझा रहा है। वह गुफा का इतिहास ही बच्चों को बता रहा होगा। जमे हुए मूंगे की चट्टानों वाले प्रदेश में 16 लाख वर्ष पहले रूपीकृत हुई गुफा है यह। वो दिख रहे बिल से होकर ही मैं गुफा के अंदर उतर आया हूं। अभी मैं समझ पा रहा हूं कि इस विशाल गुफा का मुंह कितना छोटा है। अति विशाल गुफा परिसर, उसके इस भाग तक ही बच्चे और औरतें उतरते हैं। लेकिन मेरा गाइड अब्दू कह रहा है कि अभी और आगे चलते हैं। यहां से गुफा के रास्ते 2 दिशाओं में बंटकर 2 गुफाओं के रूप धारण कर रहे हैं। कहा जाता है कि यहां के मूंगे की गुफा के अंदर की कुल लंबाई 5 किलोमीटर है। उनमें कई भागों पर ऊपर से मूंगे की चट्टानों के टूटकर गिरने की वजह से वो बंद भी हो चुके हैं। एक जमाने में गुलामों के व्यापारियों के द्वारा गुलामों को बसाई गई गुफाएं हैं ये। ज़ांज़िबार के गुलामों के व्यापार अंग्रेजों के दबाव के मद्देनजर 1873 में खत्म कर दिया गया था। लेकिन अति लाभदायक गुलामों के व्यापार से एकदम पीछे हटने के लिए व्यापारी तैयार नहीं थे। उन लोगों ने अफ्रीका के मुख्य भूभाग से गुलामों को पकड़कर ज़ांज़िबार पहुंचाने का काम जारी रखा। अंधेरे की आड़ में ज़ांज़िबार पहुंचाए जाने वाले गुलामों को अंग्रेजों और सुल्तान के कानून के रखवालों की नजर से बचाकर इन्हीं गुफाओं में ठहराते थे। अभी इस गुफा के अंदर मैं और अब्दू ही बचे हैं। इसी रास्ते से होकर सैकड़ों की संख्या में गुलाम नंगे पांव चलते थे। इस अंधेरी गुफा के अंदर रात दिन बिताए गुलामों की उस जमाने की अवस्था के बारे में सोचने मात्र से ही शरीर में सिहरन सी पैदा हो रही है। कंक्रीट से भी कठोर तेज नोक वाली मूंगे की चट्टानें। अब्दू का कहना है कि इस गुफा का एक मुंह ज़ांज़िबार के पुराने बंदरगाह पर जाकर खुलता है। गुलामों को इसके अंदर से ही चलाकर बंदरगाह पर इंतजार कर रहे नौकाओं में चढ़ाकर ले जाते थे। अब्दू ने एक टॉर्च मुझे भी दे रखा है। उसकी रोशनी में ही मैं शूट कर रहा हूं। हर तरफ गहरा अंधेरा। टॉर्च की हल्की रोशनी में काफी दूर तक चला। सिर या शरीर गुफा की दीवार पर कहीं टकराएं तो अवश्य चोट लगेगी। मूंगे की चट्टान साधारण चट्टान से भी कठोर है। साधारण चट्टान के चिकना भाग हो सकते हैं, लेकिन मूंगे की चट्टान का ऐसा नहीं है। तेज धार और तीखे नोक वाली मूंगे की चट्टानों के टूटे टुकड़ों के ढेर लगे हैं। कुछ अधिक चलने के बाद हम लोगों को भूगर्भ जल नजर आया। खारा नहीं है, शुद्ध जल है यह। गुफा की एक तरफ तालाब जैसा पानी भरा हुआ है। उसमें गिरे बिना अब संभल कर चलना है। अब्दू काफी दूर पहुंच चुका है। मैं भी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे आगे की ओर खींचते हुए से अब्दू के पीछे चल रहा हूं। कुछ भागों पर घाटी से ऊपर की ओर चढ़ने जैसा चढ़कर फिर नीचे की तरफ उतरना भी होता है। बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति मात्र के आगे बढ़ पाने जितनी कम ऊंचाई वाले संग्रह भाग। गुफा के एक छोटे बिल जैसे रास्ते से होकर अब समतल भूभाग पर निकलना होगा। यह है वह बिल। गुफा से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा जैसे पुनर्जन्म हुआ हो। इस बिल से होकर ही गुफा के रसातल से बाहर निकला हूं। अब्दू को देखो, बंदा बिल्कुल कूल है। आज अब फिर 5 या 6 बार और चाहिए तो भी गुफा के अंदर जाकर बाहर आने के लिए वह तैयार है। गुफा के आधे भाग तक पहुंचने पर मुझे चिंता होने लगी थी कि मैं जिंदा बाहर आ पाऊंगा कि नहीं। कुछ भी हो, वापस मिले जीवन को साथ लिए मैं अब्दू के साथ अबू के पास जा रहा हूं, जहां वह कार के साथ मेरा इंतजार कर रहा है।
शरीर के कई भागों पर मूंगे की चट्टान की नोक लगने पर घाव हो गए हैं। मैं हांफते हुए चल रहा हूं। आखिर में कार के अंदर प्रवेश किया। अबू ने एसी चलाई। यही नजदीक के जगहों पर अभी भी बहुत कुछ नजारे बाकी है। मंगा पानी बहुत ही विस्तृत भूभाग है। उसमें इधर उधर बिखरे से ऐतिहासिक महत्व वाली कुछ निर्मितियां हैं। गुलामों को बसाई गई गुफाएं, स्लेव चैम्बर, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की बनाई गई पनाहगाह आदि उनमें शामिल हैं। नारियल के पेड़ों के बागान, इस तरह की मिट्टी की सड़क हैं सब जगह। कहीं जगहों पर नारियल के पेड़ों की पत्तों की छप्पर वाली मिट्टी के मकान। देखने से लगता है कि खेती और खेतीहर जमीन की अधिक परिरक्षा नहीं की जा रही है। अब्दू ने एक जगह ले जाकर गाड़ी रोकी। दूर समुद्र दिख रहा है। अच्छी हवा भी चल रही है। नए जमाने के चौकीदारों के बिना इतिहास को पीछे छोड़ चले प्रदेश। कभी कभी पर्यटकों के साथ एक गाड़ी आती है। उसमें कुछ पर्यटक होते हैं। यहाँ इस प्रकार की एक निर्मिति है। ये गुलामों का पुराना स्लेव चैम्बर है। बेचने के लिए लाए गए गुलामों को ठहराने की जगह। 1873 में ज़ांज़ीबार में गुलामों के व्यापार पर पाबंदी लग जाने के बाद गुप्त रूप से व्यापार चलते रहने वाला केंद्र है यह। अधिकारियों की नजर में आए बिना संकरी गुफाओं, मिट्टी के नीचे बनाई गई कोठरियों आदि के अंदर उन लोगों को नरक की यातनाओं के समान यातनाएं सहनी पड़ी। मैं स्लेव चैम्बर के नजदीक की ओर बढ़ा। यहां 2 चैम्बर हैं, आदमी और औरतों के लिए अलग अलग चैम्बर। इन भागों पर मूंगे की चट्टानें हैं। ईंट से भी मजबूत हैं। लाखों साल पहले मूंगे के जमकर ठोस बने ये चट्टान उसे तराश कर बनाए गए हैं यहाँ के स्लेव चैम्बर। उसके अंदर उतरने के लिए इस प्रकार काट कर बनाई गई सीढ़ियां हैं। मैं थोड़ा हिचकिचाकर खड़ा रहा तो अबू मुझसे पहले उतरा। बेचने के लिए लाए गए गुलामों को इसके अंदर एक के बाद एक कतार में लिटा देते थे। अफ्रीका के मुख्य भूभाग से लाए गए गुलामों को बेचने तक यहीं डाले रखते थे। लकड़ियों को बिछाकर उनके ऊपर मिट्टी का गारा पोतकर बनाई गई छत। ऊपर जाने की सीढ़ियां दोनों चैम्बरों के बीच में हैं। मूंगे की चट्टान की खुरदरी दीवारें। जमीन के अंदर होने की वजह से इनके अंदर बहुत गर्मी रहती है। यह है चैम्बर में औरतों वाला भाग। दूसरी तरफ पुरुष गुलामों वाला भाग। मोहम्मद बिन नाजर अल अलवी नामक गुलामों के व्यापारी के मालिकाना हक में था यह स्लेव चैम्बर। अफ्रीका के मुख्य भूभाग से मोहम्मद बिन नाजर द्वारा छिपाकर लाए गए गुलामों को यही नजदीक के बंदरगाह पर उतारते थे। वहां से गुलामों को जंजीर से एक दूसरे को बांधकर इन चैम्बरों में ले आते थे। उसके बाद ज़ांज़ीबार के बागानों या विदेशों में बेचे जाने तक उन्हें इन्हीं चैम्बरों में रहना पड़ता था। एक ही परिवार के पति और पत्नी यहाँ 2 अलग अलग चैम्बरों में रहे होंगे। मैं स्लेव चैम्बर से बाहर निकला। चैम्बर की गर्मी से ऊपर समतल भूभाग पर पहुंचा तो मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। चैम्बर के पास से आगे की ओर बढ़ती एक पगडंडी है। एक नज़ारा है कहकर अबू मुझे उस पगडंडी से होकर आगे ले जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वह नज़ारा क्या हो सकता है। रास्ते की दोनों तरफ जंगली झाड़ियों में बेल लिपटे हुए हैं। बीच में कुछ जंतुओं के सूखे पत्तों के ऊपर से दौड़ जाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। चूहा, गिलहरी, जंगली बिल्ली में से कुछ हो सकता है। नुकीले मूंगे की चट्टानें उभरे हुए हैं रास्ते पर। चलते चलते एक क्लिफ के कोर पर पहुंचे। नीचे समुद्र का किनारा है। समुद्र की ओर निकली हुई सी मूंगे की चट्टानों की एक गर्दनी। बहुत ही नज़ाकत वाला नज़ारा है यहाँ सामने की ओर। विशाल हिंद महासागर, तलहटी दिखने जैसा स्वच्छ जल, चीनी जैसे बारीक बालुओं वाला समुद्र तट, उस पर इधर उधर ऊंचे खड़े मूंगे की चट्टानें।
अबू मुझे एक खूबसूरत तट की ओर ही लेकर आया है। उस तट पर मैं वैसे ही खड़ा रहा।